हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो बिना समय गवाए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या होती है ना। तो सामान्य भाषा में हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन हो रही है ना। ऐसे विज्ञान की भाषा में अगर किसी पदार्थों के बीच में, किसी आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई रिएक्शन होती है, कोई कार्य होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल रिएक्शन सारी वो होती है जिनको हम देख सकते हैं। फिजिकल मतलब बाहरी, है ना। तो जिनको हम देख सकते हैं, जिन क्रियाओं को हम होते हुए देख सकते हैं, जिन रिएक्शंस को हम होते हुए देख सकते हैं, वो सारी होती है फिजिकल रिएक्शंस। और जिनको हम नहीं देख सकते, जो इंटरनली होती है, उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम किसी शॉप पर मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल में हम उसका कलर देखते हैं, उसकी बटन कैसी है ना, कहाँ पर उसका कैमरा है, ये सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और उसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है, उसमें प्रोसेसर क्या है, उसका कैमरा कितना है, ये सब जो जानकारी होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कहलाती है। इसी तरीके से अगर जो हमें दिखाई देता है उसको हम फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो इंटरनली होता है, उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे दूध से दही बनना, फोटोसिंथेसिस। हम देख नहीं सकते कि ये दूध से दही बन रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है, इनको हम देख नहीं सकते। इसलिए ये जो सारी क्रियाएं हैं ये क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। इस चैप्टर में हम केवल केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ क्रियाएं होते हुए देखते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जो गर्मी के दिन है उसमें अगर दूध को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो फट जाएगा, है ना, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। जो ये क्रिया है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा होती है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार आयरन, है ना, किसी लोहे की रॉड को हमने किसी नमी वाले वातावरण में अगर रख देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें जंग लग गई है। वो जंग वास्तव में क्या है? वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन का सूत्र होता है Fe और ऑक्सीजन का O2। Fe और O2 आपस में क्रिया कर लेते हैं और FeO2 बनाते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड, या सामान्य भाषा में जिसको जंग बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो अंगूर है वो फर्मेंटेड होते हैं और उनके द्वारा क्या बनती है? शराब बनती है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में जो है कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है वो सब फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक क्या है? केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन। फूड इज कुक्ड एंड फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, जो भोजन का पकना होता है, वो भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से वी रेस्पायर, मतलब हम जो श्वास लेते हैं, O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये क्रिया भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको जनरली समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन वास्तव में होता क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पदार्थ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस होता है चेंज इन स्टेट। उसके स्टेट में चेंजेस हो सकता है, यानी अगर वो ठोस है तो द्रव में बदल सकता है, द्रव है तो गैस में बदल सकता है, गैस है तो वो ठोस पे बदल सकता है। तो उसके स्टेट में परिवर्तन होता है। इसके बाद उसके कलर में परिवर्तन हो सकता है। उसके जो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, मतलब गैस का क्या हो सकता है? इवोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे दूध से दही बनना तापमान परिवर्तन के कारण ही होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में।
केमिकल रिएक्शन हमको समझ में आ गया कि भैया कोई भी इंटरनली जो क्रिया होती है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। उसमें पदार्थ की अवस्था में चेंज हो सकता है, उसके टेम्परेचर में, उसके कलर में, है ना, आदि में चेंजेस हो सकता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, अब इसको हम वर्ड में लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, है ना। आपको स्क्रीन पर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। अब इक्वेशन में दो लोग भाग लेते हैं, एक तो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट। रिएक्टेंस संख्या में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। रिएक्टेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को हम श्वास के रूप में लेते हैं। अब 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और H2O यानी वाटर के 6 मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिल जाएंगे, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और C6H12O6 ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। और बदले में क्या निकलती है, ऑक्सीजन इंक्रीज होती है, जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं केमिकल इक्वेशन के। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अगर क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट्स है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे ही आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड। मैंने अभी उदाहरण आपको बताया था, जो है लोहे में जंग लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, सामान्य भाषा में उसको जंग लगना कहते हैं। इसमें आयरन यानी लोहा और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। इनमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, आयरन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उसको दर्शाती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबाव वर्ड इक्वेशन कैन बी राइटन अस। इसको वर्ड में हम कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। मैग्नीशियम का हम फॉर्मूला लिखेंगे, ऑक्सीजन का हम फॉर्मूला लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूले के द्वारा हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया हुई है, इन एलिमेंट्स के मिलने से हुई है, ये प्रोडक्ट बना है, हमको देखते ही समझ में आ जाएगा। किसके द्वारा, उन सिंबल्स के द्वारा, उन फॉर्मूलेस के द्वारा। अब मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O2, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgO2। अब ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 10th लेवल के लिए आपको 20 जो एलिमेंट्स है, टॉप 20 एलिमेंट्स है, उनके आपको जो है सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। अगर आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के ऊपर लेके आऊंगा, जिसमें आपको टॉप 20 जो है एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा। तो अभी हमको इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं, और बैलेंस करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको बैलेंस करते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बोला गया है कि न तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना।
न तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई लकड़ी जलाई है ना, वो भी एक क्या है, पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। उसको जलाने पर हमें राख प्राप्त होगी जो कि क्या है, कार्बन है, और उससे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो वो किस में परिवर्तित हो गया, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। समझ में आया आपको? द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के होने के पहले और बाद में एलिमेंट्स के जो एटम्स रहते हैं वो संख्या में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है ना। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम फॉर्मूलेस में ऐसे लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि कैसे हम जो है जान सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स को एक रो में लिख लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स है इस इक्वेशन में, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये चारों एलिमेंट्स इस इक्वेशन में भाग ले रहे हैं। अब हम इनका नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे LHS में और RHS में। तीर के निशान के इधर LHS हो गया, इधर RHS हो गया, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS में जिंक कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जिंक में, 1। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2। सल्फर में नंबर ऑफ एटम्स 1 और ऑक्सीजन में 4। अब हम RHS में देखेंगे कि जिंक में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो वहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन में भी 1 है, हाइड्रोजन में भी क्या है, 1 है, सल्फर में भी 1 है, और साथ ही सल्फर में भी RHS में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन LHS में 4 है, RHS में भी 4 है। यानी LHS और RHS में सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। इसलिए हम समझेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, फुली बैलेंस्ड है, पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो as the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow is a balanced chemical equation, है ना। जो पिछली केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में हम ये बोल रहे हैं, है ना। जैसे ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, फुली बैलेंस्ड है ना। यहाँ पर बोला गया है कि as the number of atoms of each element is the same on both side, दोनों साइड क्या है, LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के सेम है, इसलिए ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस है। अब हम ट्राई करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, है ना। अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आयरन और वाटर दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, आयरन और वाटर, है ना। Fe प्लस H2O। प्रोडक्ट क्या बना, आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 और H2। तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम RHS में देखते हैं कि आयरन कितने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स है जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम LHS में आयरन देखेंगे कि आयरन कितने हैं। आयरन इसमें है 1, लेकिन इधर आयरन कितने हैं, 3। तो ये क्या है, आयरन की संख्या सेम नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है ना, और इधर हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या समान है। इधर ऑक्सीजन है
एक और इधर है 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयरन की संख्या, किसकी संख्या, आयरन के एटम्स की संख्या दोनों साइड LHS और RHS में सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम आयरन को लेंगे, आयरन को हम बैलेंस करेंगे। तो ध्यान रखना कभी भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं बदलते, उसके सामने उसके जो है अंक लिखे जाते हैं उसके आधार पर। जैसे इसके सामने हमने 3 लिख दिया तो इधर कितना आयरन हो गया 3, और इधर ऑलरेडी 3 आयरन है, तो हम आयरन के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो आयरन दोनों साइड क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी 2 है। अब हमारे पास बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, RHS में 4, लेकिन इधर कितने हैं, LHS में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है ना। तो अब हम ऑक्सीजन को लेंगे, तो हमने ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। केवल ऑक्सीजन के आगे नहीं, ऑक्सीजन के आगे कभी भी H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए H2 और O को हम अलग अलग नहीं कर सकते, हमें H2O के आगे ही 4 लगाना होगा, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 × 2 8 हाइड्रोजन, और RHS में हमारे पास अभी भी 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी सब बैलेंस हो चुके हैं। आयरन इधर 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर कितने 4 है, इधर भी 4 है। अब हम हाइड्रोजन को लेंगे, इधर 6 है, तो हम क्या करेंगे, RHS में हम जो है 4 हाइड्रोजन लिख देंगे, है ना। तो इधर 4 × 2 कितने हो गए हमारे पास, LHS में 8 हाइड्रोजन, और इधर भी RHS में 4 × 2 8 हाइड्रोजन, इधर आयरन 3, इधर भी आयरन 3, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक बार और हम इसको समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि शुरू से हम इसको एक बार और समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि कैसे केमिकल इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं, और कैसे उसको बैलेंस किया जा सकता है ना। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर से हम आ जाएंगे इस इक्वेशन पर। आयरन प्लस H2O इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड प्लस H2, जो कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर आयरन हमारे पास LHS में कितने हैं, 1 है, इधर हमारे पास 3 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम आयरन को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स LHS में कितने हैं, 1 है, इधर नंबर ऑफ एटम्स 3 है। तो हम LHS में आयरन के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, है ना। अब हम इसको फिर से देखेंगे, इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो H2O में हमारे पास ऑक्सीजन कितने, 1 है, और RHS में आयरन ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, इसलिए हम इस ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर हमारे पास 2 ही है, इसलिए हम इस हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, फुली बैलेंस हो गई, पूरे तरीके से बैलेंस हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance एलिमेंट और कंपाउंड, सब्सटेंस में क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, और प्रोडक्ट कितना बना, एक प्रोडक्ट बना। भाग कितने लिए, रिएक्टेंस 2 रिएक्टेंस ने भाग लिया, प्रोडक्ट कितना बना, एक ही बना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोल को जलाते हैं या किसी कागज को हम जलाते हैं, है ना, अब उसको हीट दी हमने, तो कार्बन और ऑक्सीजन, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज या कोई भी वस्तु हम जला नहीं सकते। तो कार्बन और ऑक्सीजन
दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसमें रिएक्टेंस कितने हो गए, 2 हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंस कितने हैं, 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 CO2, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फॉर्मुलेशन ऑफ वाटर, जल का बनना, है ना, तो H2 और इधर हो गया O, है ना, तो क्या बना, H2O यानी वाटर बना, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बनाया, वाटर बनाया, H2O का एक मॉलिक्यूल बनाया। मतलब रिएक्टेंस कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 H2O यानी जल। तो आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा होती है, अपोजिट होती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। उसमें क्या है, 2 रिएक्टर भाग ले रहे थे, एक प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें एक रिएक्टर भाग लेगा और प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या हो गया, ठीक उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। इसको एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। तो 2FeSO4 आयरन सल्फेट, है ना, रिएक्टर कितने हैं हमारे पास, एक, प्रोडक्ट कितने बने, इधर 3 प्रोडक्ट बन गए, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट, है ना। क्या क्या बना प्रोडक्ट के रूप में, तो आयरन ऑक्साइड और सल्फेट प्लस सल्फेट 3, है ना। तो फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड, ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, है ना। बिना बुझे चूने में हम ये प्रयोग कर सकते हैं। बिना बुझे चूने में अगर हम वाटर को डालेंगे, पानी को डालेंगे, तो उसमें कुछ समय बाद देखेंगे कि उसमें से हीट निकल रही है। मतलब बिना बुझा चूना किसमें परिवर्तित हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड में, बुझे हुए चूने में। और क्या निकल रही है गैस में, CO2 निकल रही है। यानी प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। रिएक्टर कितने थे, 1 थे। प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 2। यानी कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसका उल्टा हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा हो गई। आपको आया समझ में डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे टाइप्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो व्हेन ए एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्योर्स, है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम, आयरन और कॉपर सल्फेट, है ना। तो आयरन और कॉपर सल्फेट ये 2 क्या हो गए, रिएक्टर्स हो गए, और प्रोडक्ट क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। अब आयरन के साथ सल्फेट नहीं था, लेकिन हम प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो आयरन के साथ कौन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। तो क्या हो गया ये आयरन सल्फेट, और कॉपर के साथ में क्या था, सल्फेट था, जो कि अलग हो गया। केवल क्या बच गया प्रोडक्ट में, कॉपर बच गया, है ना। यानी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों जो रिएक्टेंट्स थे उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और प्रोडक्ट नया बन गया, है ना। 2 प्रोडक्ट भाग लेंगे इसमें, और 2 ही क्या होंगे, 2 रिएक्टेंट्स भाग लेंगे और 2 ही प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना प्रोडक्ट के रूप में, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। LHS में जिंक के साथ सल्फेट नहीं था, कॉपर सल्फेट था, लेकिन इधर प्रोडक्ट में जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया, क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर अकेला रह गया, है ना। इधर कॉपर के साथ क्या था, सल्फेट था, है ना। तो इधर क्या बन गया, केवल कॉपर रह गया। मतलब क्या हो गया, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, 2 डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जिनको हम आयंस बोलते हैं, आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं।
एटम्स या ग्रुप्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक उदाहरण देखते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। प्रोडक्ट में क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इधर हमारे पास सोडियम के साथ में क्या था, सल्फेट था, और बेरियम के साथ में क्या था, क्लोराइड था। इधर बेरियम के साथ में सल्फेट आ गया और Na यानी सोडियम के साथ में क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। मतलब दोनों के बीच में क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोडियम के पास में क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, और बेरियम के साथ में क्या जुड़ गया, सल्फेट जुड़ गया। दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा जरूर सहायता की जाएगी, है ना। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन का निकलना, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन किसको बोलेंगे, ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा, है ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे क्या रिडक्शन है, क्या जो है ऑक्सीडेशन है। तो पहला वाला जो एग्जांपल है 2Cu प्लस O2, है ना, कॉपर प्लस O2। अब इसमें पहली वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। समझ में आया आपको, दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, उल्टे हैं। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।